श्री गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय सुजानगंज जौनपुर के द्वारा हिंदी पखवाड़े में आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में मैं डॉक्टर राकेश सिंह, हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनय त्रिपाठी जी के आमंत्रण पर और उनसे बातचीत से निर्धारित विषय राष्ट्रभाषा हिंदी और भारत में भाषाई एकता पर मुझे आपसे चर्चा करनी है, अपने विचार रखने हैं। चौदह सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है और विशेष रूप से उत्तर भारत में इस दिवस को लेकर बड़ा उत्साह होता है। इसी क्रम में भारत सरकार एक हिंदी पखवाड़ा भी मनाती है, जिसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। और हम जो हमारी यहाँ की जो भाषा है हिंदी, जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, उसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आज हमें इस बात पर चर्चा करनी है कि इसका राष्ट्रीय स्वरूप क्या वास्तव में राष्ट्रभाषा की परिभाषा में आता है या इसकी परिधि संकुचित है। जहाँ तक हिंदी की बात है, हिंदी उस प्राचीन काल की हमारी पूरी सभ्यता की, सनातन परंपरा की जो प्रारंभिक भाषा रही और सबसे समृद्ध भाषा रही, उस संस्कृत की परंपरा से आती है। लेकिन संस्कृत की परंपरा के क्रम में संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट या पुरानी हिंदी, इस क्रम में अनेक बोलियों से उतरती हुई एक बहुत सीमित क्षेत्र विशेष की खड़ी बोली को, जिसे हम आज हिंदी के नाम से जानते हैं, उस खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, उसे राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया गया और उसी हिंदी को, उसी परिनिष्ठित हिंदी को राजभाषा का भी दर्जा दिया गया। यह दर्जा स्वाधीनता आंदोलन से ही, इस दर्जे को देने की शुरुआत स्वाधीनता आंदोलन से ही शुरू हो गई थी और स्वाधीनता के बाद संविधान में व्यवस्थित रूप से हिंदी को वह स्थान दिया गया। हिंदी यह दर्जा पाने के क्रम में निरंतर विरोधों से गुजरती रही है और इस विरोध के पीछे भारत की भाषाई विविधता है। हमें मालूम है कि भारत में संविधान की अनुसूची में जितनी भाषाएं अधिसूचित हैं, उसमें अगर 3-4 भाषाओं को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी का बड़ा ही समृद्ध साहित्य है। जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो वहाँ का संगम साहित्य जो वहाँ की तमिल और इन भाषाओं में और दूसरी भाषाओं में है, वह बहुत समृद्ध है। जिस हिंदी प्रदेश की बात करते हैं उसमें ही संस्कृत भाषा का बहुत ही समृद्ध साहित्य है और संस्कृत को भारतीय परिवेश में या भारोपी परिवार की बहुत सी भाषाओं की जननी माना जाता है। ऐसे में राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वीकार करने के पीछे तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध लोगों के मन में भी हिचक थी और इसके लिए सामाजिक स्तर पर बड़े आंदोलन हुए और यह आंदोलन कहीं न कहीं राजनीति के भी शिकार हुए। अंततः हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में और राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। सवाल ये उठता है कि केवल संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे देने से क्या वह राजभाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई है? दूसरी बात कि उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देने से क्या राष्ट्र के सभी नागरिकों द्वारा, प्रायः सभी नागरिकों द्वारा उसे
उतनी स्वीकृत, उतना सम्मान प्राप्त हुआ है। हम जब उत्तर भारत के हिंदी क्षेत्रों में हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक उसी समय उसके विपरीत दूसरे क्षेत्रों में हिंदी दिवस को लेकर के कोई उत्साह नहीं होता। हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, जिसे सरकारी स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों में मनाया जाता है, वह भी उत्साह पूरे भारत में नहीं होता। मेरा मानना है कि जो भाषा पूरे राष्ट्र में स्वीकृत और सम्मानित न हो सके, उस भाषा को केवल संविधान में राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा दे देने से उसे वह सम्मान प्राप्त नहीं हो जाता। इसीलिए ये दोनों शब्द, ये दोनों विशेषण जो इस भाषा से जुड़े हैं, इन पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में यह भाषा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वीकार्यता को नहीं प्राप्त कर पा रही है। भारत की भाषा नीति किन्हीं राजनीतिक दुराग्रहों का शिकार हो गई और शायद राजभाषा हिंदी उस दुराग्रह का सबसे ज़्यादा शिकार हुई। मैं अगर राष्ट्रभाषा की बात अभी थोड़ी देर में करूं, राजभाषा की बात मैं करता हूं, तो आप देखेंगे कि भारत के संविधान के मतलब लोकतांत्रिक देश, स्वतंत्र देश स्थापित होते ही जो संविधान लागू हुआ, जो पूरे देश में माना जाता है, उस संविधान में ही इसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में एक हिचक सी बनी रही और तमाम बहसों के बाद त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया। अगर हम त्रिभाषा फार्मूला की बारीकियों पर जाएं, उस नीति और उसकी नीयत पर जाएं, तो आज लगभग 70 वर्षों बाद हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है, बल्कि दुख तो है कि हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा नहीं बन पाई है, सहज भाषा नहीं बन पाई है। त्रिभाषा फार्मूले में अंग्रेजी, हिंदी और जिस राज्य से पत्र व्यवहार होना है उस राज्य की भाषा लागू है। सुविधा क्या हुई? पूरा प्रशासनिक अमला जो ICS की एक कड़ी थी, जिसे बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कन्वर्ट किया गया, वह पूरा प्रशासनिक अमला अंग्रेजी का अभ्यस्त था और अंग्रेजी का अभ्यस्त होने के नाते केंद्र सरकार के प्रायः कामकाज अंग्रेजी में ही होते रहे। केंद्र सरकार ने राज्यों से जो पत्र व्यवहार किया अंग्रेजी में किया, राज्यों ने केंद्र सरकार को जो पत्र व्यवहार किया अंग्रेजी में किया। तमाम सरकारी विज्ञापन, सरकारी काम, मंत्रालयों के सारे कार्य, यहाँ तक कि न्यायालयों के सारे कार्य अंग्रेजी में होते रहे। हिंदी दिवस पर भी कभी कभी अंग्रेजी में ही शुभकामना निकलती थी। तो इसका परिणाम ये हुआ, और प्रशासनिक सेवाओं में रोजगार संबंधी कार्यों में, अवसरों में अंग्रेजी का इतना महत्व रहा कि आम जनता, आम लोग मजबूर होकर अंग्रेजी पढ़ने लगे और अंग्रेजी के प्रति उनका झुकाव इस आवश्यकता के कारण हुआ कि अगर हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो विकास की धारा में, व्यक्तिगत विकास की धारा में हम रुक जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। इस व्यक्तिगत विकास की धारा में पीछे होने के डर ने अंग्रेजी को आज तक बनाया हुआ है। और इसके पीछे एक और बात भी मुझे नजर आती है, शायद उससे कुछ लोग असहमत हों, कि एक बड़ा तबका, एक भारत में ही पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजी को अपनी विशेषज्ञता के रूप में, अपनी पूंजी के रूप में बचाए रखना चाहता है। वो सोचता है कि अंग्रेजी हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड है, इस बहाने हम दूसरों को से आगे निकल सकते हैं या दूसरों को पीछे कर सकते हैं। आज भी हिंदुस्तान के देहात क्षेत्र में, गांव देहात क्षेत्र में, जहां अंग्रेजी स्कूल नहीं है, वहां भी गार्जियन को, माँ बाप को यह ललक रहती है कि काश मेरा बच्चा अंग्रेजी पढ़ता और वह सरकारी सेवाओं में जाता। अगर यह त्रिभाषा फार्मूला इस रूप में ना होता, अगर यह त्रिभाषा फार्मूला दो भाषा फार्मूले के रूप में होता, सरकार इतना साहस दिखाती, उस समय के नेता इतना साहस दिखा पाते, सरकार चलाने वाले,
तो हिंदी और एक राजभाषा, तो मुझे लगता है कि आज भारत की भाषा की समस्या इस रूप में न होती और राजभाषा का यह स्तर नहीं होता। त्रिभाषा फार्मूले ने सबसे ज्यादा नुकसान केवल हिंदी का नहीं किया है, त्रिभाषा फार्मूले ने राज्य की भाषाओं का भी नुकसान किया है। आज उत्तर प्रदेश में तमिल में बात करने वाला, तमिल को समझने वाला आपको बमुश्किल मिलेगा। अभी हम आंध्र प्रदेश, केरल चले जाएं तो वहाँ एक सामान्य सी दुकान पर, छोटी सी दुकान पर या एक रिक्शे वाले से भी हम अपनी भाषा में बात करके और उसे समझा नहीं सकते या समझ नहीं सकते। हमें वहाँ की भाषा नहीं आती और अंततः वह भी अंग्रेजी बोलता है टूटी फूटी और हम भी अंग्रेजी टूटी फूटी बोलते हैं। कोई भाषा राष्ट्रभाषा के आसन पर बैठी हुई है, अब पूरे राष्ट्र में उसकी स्वीकार्यता नहीं है, तो ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई राजा अपने आधे राज्य में राजा माना जाए और आधा राज्य उसके विरोध में हो। भाषा के इस आसन पर हिंदी को सोचना पड़ेगा कि हम राष्ट्रभाषा कैसे बने। इसके पीछे मुझे लगता है कि राजनीतिक पहल बहुत ही कमजोर रही और भाषा शास्त्रियों ने भी, व्याकरण शास्त्रियों ने भी, हिंदी भाषा के समर्थकों ने भी उदारता नहीं दिखाई, इतना संकोच दिखाया। मैं एक अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप देखिए, हिंदी के शब्दकोश में अंग्रेजी और उर्दू, जिसे यहीं की जमीन पर उर्दू बनी, पैदा हुई, अंग्रेजी और उर्दू, क्षमा करें, हिंदी के शब्दकोश में संस्कृत और उर्दू दो भारतीय भाषाओं के अलावा तीसरी किसी भी भाषा के शब्दकोश शब्द उतने नहीं हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत अंग्रेजी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और तमाम यूरोपीय देशों के शब्द, यूरोपीय भाषाओं के शब्द अंग्रेजी के, हिंदी के शब्दकोश में हैं। क्या ये पहल नहीं की जानी चाहिए थी? क्या और भाषाओं के जिनका बड़ा समृद्ध साहित्य है, उनके शब्दों को, अगर हमारा भाषा शब्दकोश, अगर हिंदी का शब्दकोश तमाम भाषाओं को लेकर के बनता है, तो भारत के राज्यों में प्रचलित राज्य भाषाएं, जिनका साहित्य भी समृद्ध है, जिनकी भाषा भी समृद्ध है, जिनका शब्दकोश भी समृद्ध है, उन शब्दों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। जब हम भारतीय परिवेश में साहित्य की समृद्धि की बात करते हैं, तो नोबेल पुरस्कार की जब बात होती है तो हमें बंगला के रविंद्र याद आते हैं, हम उधार लेते हैं बंगला से रविंद्र को। लेकिन ठीक इसके विपरीत हिंदी शब्दकोश में हम बंगला शब्दों से प्रयोग करते हैं। इसी तरह अलग अलग राज्यों में जो भाषा हैं, उन शब्दों से हम परहेज करते हैं। यह हिंदी भाषियों को, हिंदी के समर्थकों को यह चिंतन करने की जरूरत है कि जब हम अपनी ही देश की भाषा के साथ इस तरह और भाषाओं के साथ इस तरह का परहेज कर रहे हैं, इसे हम राष्ट्रीय स्वरूप कैसे दे पाएंगे? हम हिंदी का कितना भी गुणगान करते रहें, इसका राष्ट्रीय स्वरूप नहीं आ सकता। कागजों पर राष्ट्रभाषा कोई बनी रहे, कागजों पर राजभाषा कोई बनी रहे, इससे हिंदी को वो सम्मान, वो दर्जा जिसे आत्मीय दर्जा कहते हैं, वो उसे नहीं मिल सकता। अगर तमिलनाडु में, अगर केरल में हिंदी का विरोध होता है, तो हिंदी भाषियों को ये चिंतन करना चाहिए कि इस विरोध के पीछे क्या है। दरअसल इस विरोध के पीछे हिंदी के प्रति उनका दुराव नहीं है, बल्कि उनकी भाषाओं के प्रति हिंदी का दुराव है। हिंदी ने भाषा के क्रम में भारतीय भाषाओं को मिलाने की कोशिश नहीं की। ठीक यही बात संस्कृत से साथ भी जुड़ती है। आज मैं एक संस्कृत महाविद्यालय के पोडियम से ये बात रख रहा हूँ और उस महाविद्यालय के आचार्यों से निवेदन भी कर रहा हूँ कि इतनी समृद्ध भाषा संस्कृत और दुनिया की समृद्धतम भाषाओं में है और दुनिया का समृद्धतम साहित्य उसका है, क्या कारण है कि ये भाषा अलमारी में बंद हो गई? आपको अपने विद्यालय के नाम के आगे संस्कृत लिखना पड़ रहा है, क्या कारण है? भाषा के प्रति हमारा आग्रह अगर बहुत राजनीतिक कारणों से स्थिर हो जाए तो भाषा आगे नहीं बढ़ पाती। भाषा के लिए कहा गया है, भाषा बहता नीर है। भाषा अपनी खिड़कियां और दरवाजे खोल के रखती है। दुनिया की तमाम भाषाओं के शब्द जो हमारी
हमारी सांस्कृतिक परंपरा का क्षरण किए बिना, लेकिन हमारे मनोभावों, हमारे विचारों, हमारी संवेदनाओं की बेहतर अभिव्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हमें अपने भाषा के शब्दों के बगल में भाई की तरह, बहन की तरह बैठा देना चाहिए। और हमने यह कार्य भारतीय भाषाओं के साथ नहीं किया। और यही कारण है कि आज राजभाषा के नाम पर, राष्ट्रभाषा के नाम पर व्यक्तिगत स्तर पर आयोजन होते हैं और सरकार के स्तर पर बड़े प्रशासनिक अधिकारी अपनी पत्नियों को कहीं दूर स्थानों पर जहां हिंदी नहीं चलती वहां लारा लप्पा करने के लिए भेज देते हैं। तो भाषा को लेकर ये चिंता मैं विद्वानों के समक्ष और खास करके संस्कृत महाविद्यालय के विद्वानों के समक्ष रखना चाहता हूं कि जब हम राष्ट्रभाषा हिंदी की बात करते हैं तो संस्कृत के बारे में विचार क्यों नहीं करते। इतना समृद्ध व्याकरण संस्कृत का है। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि संस्कृत से समृद्ध व्याकरण किसी का नहीं है। संस्कृत के व्याकरण में ज्यादा लचीलापन है, संस्कृत के वाक्यों में ज्यादा लचीलापन है, हिंदी में वो लचीलापन नहीं है। मैं उसे अंग्रेजी से मुकाबला नहीं कर रहा हूं। जब हमें हिंदी में विद्वानों की, हमें हिंदी में प्राचीन का प्रतिष्ठित काव्यों की या साहित्यों की जरूरत पड़ती है तो हम संस्कृत से उधार लेते हैं। हमें शेक्सपियर से तुलना करना हो तो हिंदी में कोई नाटककार नहीं है, हम दौड़ के जाते हैं संस्कृत के कालिदास के पास। और यह भाषा संस्कृत के शब्दों से दूर होती जा रही है। संस्कृत के उसकी एक अलग शब्दावली बन रही है। अंग्रेजी और हिंदी और तमाम विदेशी भाषाओं के शब्दों को मिला करके परिनिष्ठित शब्दावली बन रही। वो कहने के लिए तत्सम शब्दावली है, लेकिन आप देखिए व्यवहार में कितनी हम संस्कृत की कितनी शब्दावलियों को छोड़ते जा रहे हैं और बदले में अंग्रेजी की शब्दावलियां या विदेशी भाषाओं की शब्दावलियों को लेते जा रहे हैं। ठीक इसके विपरीत हम राज्य की भाषाओं की शब्दावलियों को नहीं लेते जा रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर शिक्षा के संस्थान हैं, उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, और शायद ही कोई ऐसी बड़ी संस्था होगी जहां भाषा का विभाग नहीं होगा। संस्कृत, उर्दू और हिंदी, 3 भारतीय भाषाओं के विभाग तो लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हैं। लेकिन दुख की बात है, अंग्रेजी का विभाग है यूरोपीय भाषा के साथ, लेकिन दुख की बात है कि भारतीय भाषाओं का विभाग नहीं है। और अगर भारतीय भाषाओं का विभाग है तो उसके अध्यापक नहीं हैं। इसी विश्वविद्यालय में मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ उस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग भारतीय भाषाओं का विभाग है, लेकिन उन भारतीय भाषाओं में हिंदी के अलावा किसी दूसरी भाषा का अध्यापक नियुक्त नहीं है, एक भी नहीं है, और न ही कोई डिप्लोमा कोर्स होता है। हम बड़ी बड़ी पोथियाँ, ज्ञान विज्ञान की बड़ी बड़ी पोथियाँ तो पढ़ के बैठ जाते हैं, हम भारत की सभी भाषाओं का बोलचाल भर का भी अध्ययन नहीं कर सकते। भाषाई एकता राष्ट्र की एकता है। ये शायद दुनिया का पहला अभागा देश है जहां भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ है। आप कहते हैं भाषा संस्कृत की वाहिका है, अगर भाषा संस्कृत का वहन करती है तो भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन से यहाँ की सांस्कृतिक एकता कैसे प्रतिष्ठित हो सकती है? यह विचार का प्रश्न है। मुझे लगता है कि हिंदी क्षेत्र के लोग अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में जितने उत्साही हैं, उतना राष्ट्र की दूसरी भाषाओं के प्रति उनका प्रेम नहीं है। और जब आपका इस तरह प्रेम नहीं है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हिंदी पूरे राष्ट्र की स्वीकार्य भाषा हो जाए। अभी बहुत से विद्वान, या ये तो सामान्य सी बात है, ये बताते हैं कि लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। मैं तो कहता हूं कि ऐसी भाषा जिसको आदिवासी पढ़ते हैं, आदिवासी पढ़ते नहीं, आदिवासी बोलते हैं, वैसी भाषाएं भी बहुत से विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। जानने के लिए प्राचीन काल की सभ्यता, संस्कृत या उस खास खानाबदोश जात के व्यवहार को समझने के लिए बहुत सी ऐसी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं जो 1000-2000 लोगों के बीच में बोली जाती हैं। कई हजार भाषाओं का क्षरण होता हुआ कुछ अंगुलियों पर गिनी हुई भाषाएं रह गईं, और उसमें भी भारत जैसा भाषा का विभिन्नता वाला देश राष्ट्रभाषा को प्रतिष्ठित करने के क्रम में एक भाषा के साथ इतना ज्यादा आग्रही हो गया है। हम हिंदी के व्याकरण को कतई नहीं बदल सकते, हम हिंदी के शब्दकोश को कतई नहीं बदल सकते। अभी तो हालत यह है कि
मुझे लगता है कि मुझे सुनने वाले लोगों में शायद ही कोई उस क्षेत्र का होगा जिस राष्ट्रभाषा की मैं बात कर रहा हूँ। कोई अवधी का होगा, कोई भोजपुरी का होगा, अवधी क्षेत्र का होगा, कोई भोजपुरी क्षेत्र का होगा, कोई ब्रज क्षेत्र का होगा। और हम खड़ी बोली क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिस खड़ी बोली को स्थापित किए हैं, जिसका कोई अपना साहित्य भी नहीं था। अब देखिए यहाँ भी एक विभेद पैदा हुआ। भोजपुरी को भाषा अनुसूची में शामिल करने की पहल हुई, अवधी को, ब्रज को, तमाम बोलियों को ये पहल हुई। हमने एक समृद्ध बोलियों वाले भाषा को एक करके खड़ी बोली के रूप में बिना किसी आग्रह के अपना लिया। क्या यह प्रयोग भारतीय भाषाओं के साथ नहीं हो सकता? क्या भारतीय भाषा जैसी कोई भाषा विकसित नहीं हो सकती? संस्कृत के विद्वानों से मेरी अपील है कि इस विषय पर विचार करें कि क्या भारतीय भाषाओं का एकता के साथ एक साथ विकास संभव नहीं है? क्या कोई ऐसी भाषा नहीं हो सकती? और हम ये कहें कि हम अपनी भाषा नहीं छोड़ सकते, हम तो भाषा ही छोड़ते आ रहे हैं। ये हमारा भ्रम है, भाषा नहीं छोड़ सकते। आज से 1000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज शायद हिंदी नहीं बोलते थे, 1500-2000 वर्ष पहले हिंदी नहीं बोलते थे। हम तो, और मेरे बाप दादा, इनके पूर्वज भी ये खड़ी हिंदी नहीं बोलते थे, अवधी बोलते थे। और हम भाषा छोड़ते हुए आ रहे हैं, और हम हिंदी बोल रहे हैं, हमारे बच्चे हिंदी नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। और हम करेंगे हम भाषा के प्रति, हम भाषा नहीं छोड़ेंगे। हमें भाषा के प्रति इस दुराग्रह से मुक्त होना होगा। भाषा संस्कृत की वाहिका नहीं है, संस्कृत की वाहिका हमारा संस्कार है। वह किसी भी भाषा में हम संस्कृत का वहन कर सकते हैं, अपनी संस्कृत का वहन किसी भाषा में कर सकते हैं। हमें भाषा के प्रति लगाव होना चाहिए, लेकिन यह लगाव इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जैसे जब देश राष्ट्रीय रूप से एक राष्ट्रीय स्वरूप देश का विकसित किया जा रहा था, तो 3 बड़े राज्यों ने, 3 बड़े राजाओं ने इस देश में इस आधार पर शामिल होने से इनकार कर दिया कि मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। क्या कुछ इसी तरह का दुराग्रह भाषा के साथ नहीं चल रहा है? जितनी भी राजभाषाएं हैं सब अपने अस्तित्व के संकट की शिकार हैं, और इसीलिए सब रक्षणशील हो रही हैं। राज्य में वह रक्षणशील हो रही हैं और तमाम भाषा के राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं। अगर हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना है तो उसे देश की अन्य भाषाओं के करीब उसी आदर भाव के साथ, उसी सम्मान भाव के साथ जाना पड़ेगा, और तब हम इसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर पाएंगे। दूसरी बात मुझे कहना है, इसे विश्व भाषा का भी दर्जा दिया जाता है। हम लोग तो इसे कहते ही हैं। दुनिया के तमाम देशों में हिंदी पढ़ने समझने वाले लोग पैदा हो गए हैं, लेकिन इस आधार पर यह विश्व भाषा नहीं। अगर कुछ तकनीकी आधारों पर देखा जाए तो भी यह दर्जा नहीं पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य व्यवहार की भाषाओं में, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी नहीं है, और ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जो भारत के एक राज्य के बराबर लोगों के बराबर भी नहीं बोली जाती। दूसरा, हिंदी में साहित्यिक लेखन के अलावा किसी और विषय में, विज्ञान में, तकनीक में, योग में कोई समृद्ध लेखन नहीं दिखता। जिस योग का पूरी दुनिया में इतना व्यापक प्रचार हुआ है, जिस योग का दर्शन, जिस योग का सिद्धांत, जिस योग का व्यवहार मूलतः संस्कृत भाषा में प्रतिष्ठित हुआ, संस्कृत भाषा में लिखा गया, पुस्तकें आई, उस योग पर हिंदी में कोई पुस्तक नहीं है। और पूरी दुनिया में योग के नाम से नहीं जाना जा रहा, योगा के नाम से जाना जा रहा है। और ये हमारी अपनी कमजोरी है। हिंदी में उस तरह के ज्ञान विज्ञान के लेखन का अभाव है, हमें वह अभाव दूर करना है। अगर हमें हिंदी को आगे ले जाना है तो इसके शब्दकोश और इसकी साहित्यिक परिधि का विस्तार करना है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित, उच्चतम न्यायालय के जजमेंट अंग्रेजी में लिखे जाते हैं जिन्हें आम आदमी ने पढ़ नहीं पाता। मुझे लगता है कि अगर वो भारतीय भाषाओं में लिखे जाते, लोग पढ़ते और उनकी कमजोरियां और उनकी मजबूती या उसमें जो कुछ है वो समझ पाते, तो हम अगर अपनी मातृभाषा से इस तरह कट जाएंगे, हमें हिंदी को
अपने संस्कार में ढालना होगा और वह संस्कार कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदा होना चाहिए। केवल 8-10 राज्यों के कहने से, 8-10 राज्यों के द्वारा उसे प्रतिष्ठित करने से एक और दुराव सा पैदा होता जा रहा है। हमें लगता है हिंदी नीति को लेकर के, राष्ट्रभाषा और राजभाषा की नीति को लेकर के सरकार को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में विचार करना चाहिए और भारत की सभी भाषाओं के साथ उसकी एकता को प्रतिष्ठित करने के लिए विद्वानों को एक समन्वित प्रयास करना चाहिए। तभी भारत की भाषाई एकता सुदृढ़ हो पाएगी। और जब भारत में भाषाई एकता सुदृढ़ हो जाएगी तो क्षेत्रीयता का संकट, राष्ट्र में जो राज्य के स्तर पर या छोटे क्षेत्र विखंडित होने की बात करते हैं, वह विखंडन भी समाप्त हो जाएगा और ये राष्ट्र और समाज के लिए बहुत हितकर होगा। और मैं इसी आकांक्षा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः मैं आयोजकों को और इस महाविद्यालय को धन्यवाद देता हूँ। मेरी शुभकामना है कि यह महाविद्यालय इसी तरह भाषा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर आयोजन करता रहे। मैं कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद।